अफसोस इस बात का भी है कि सरकार का साथ उन लोगों ने दिया, सरकार को सफल उन लोगों ने किया लोकसभा में, जो हमारे समाज की वोट लेकर के सेकुलर का चोला ओढ़ करके और मस्जिदों में जाकर के टोपी लगा करके और नमाज पढ़ करके हमारे अपने समाज की वोट लेते थे। आज हमारी दी हुई ताकत ने और हमें ही लूटने का देश के अंदर काम किया। अरे बिल बनाने के बाद निष्पक्षता ये थी, पहले जो कानून नहीं था, पहले वक्फ बोर्ड नहीं था, पहले क्या हम कोर्ट में नहीं जाते थे। अब मुसलमानों को सोचना पड़ेगा चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के लिए, ये काले चेहरे जो सफ़ेद कपड़े पहन करके मुसलमानों के दुश्मनों के साथ मिलकर मुसलमानों के दुश्मन हो गए संसद के अंदर, सदन के अंदर, उनको मुसलमानों को पहचानना पड़ेगा। ये पार्लियामेंट उन गरीब हिंदुओं की आवाज़ क्यों नहीं उठाती, जिन गरीब हिंदुओं को कांग्रेस के ज़माने में या दिगर भाजपा की गवर्नमेंट थी उसके ज़माने में 400 का सिलेंडर मिलता था और आज उनको 1100 का सिलेंडर मिल रहा है। हमारी आवाज़ उठानी है इस सरकार को, तो हमारी आवाज़ को टिकट दे करके पार्लियामेंट में अपनी पार्टी से सांसद बना करके क्यों नहीं भेजती। अगर हमारी आवाज़ उठानी है इस सरकार को, तो हमारी आवाज़ को टिकट दे करके पार्लियामेंट में मुसलमानों को, विधानसभा में मुसलमानों को उत्तर प्रदेश की क्यों नहीं भेजती। वहाँ संख्या हमारी 0 है, तो हम कैसे मान लें हमारी आवाज़ है। हम ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की धन संपत्ति को लूटने के लिए, ज़मीनों को लूटने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट तो अदानी अंबानी को फ़ायदा देने के लिए, उनको संपत्ति देने के लिए फ़ायदा कर रही है। नहीं, बधाई नहीं हो, बल्कि ये मैं कहता हूँ इस देश का दुर्भाग्य है कि वो बिल लाए जा रहे हैं जिस समाज के लिए बिल लाया जा रहा है वो समाज उस बिल को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए बधाई नहीं, हम कैसे इस बात को बधाई मान लें और आप हमें कैसे बधाई दे रहे हो कि सरकार सामूहिक रूप से मिल करके हमारी ज़मीनों को लूटने का और अपने उद्योगपति साथियों को देने के मंसूबे में कल लोकसभा के अंदर कामयाब हुई है। अफसोस इस बात का भी है कि सरकार का साथ उन लोगों ने दिया, सरकार को सफल उन लोगों ने किया लोकसभा में, जो हमारे समाज की वोट लेकर के सेकुलर का चोला ओढ़ करके और मस्जिदों में जाकर के टोपी लगा करके और नमाज पढ़ करके हमारे अपने समाज की वोट लेते थे। आज हमारी दी हुई ताकत ने और हमें ही लूटने का देश के अंदर काम किया। आपके लिए तो काम कर रही सरकार, आपको हक नहीं मिल पा रहा था, मुस्लिम जो गरीब मुस्लिम होते हैं वक्फ बोर्ड का हक नहीं मिल पा रहा था, आप दिलवाएंगे आपको? थोड़ा सा अपने लोगों के लिए भी काम कर ले सरकार। कल मैं लोकसभा के अंदर बार बार ये बात सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के और सहयोगी दलों के नेताओं को, जो सांसद थे, कि मुस्लिम गरीबों को हक मिलेगा। बार बार ये बात सुन रहा था कि मुस्लिम महिलाओं को हक मिलेगा, मुस्लिम महिलाओं का ख्याल रखा जाएगा, मुस्लिम महिलाओं को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। भाई जस ये पार्लियामेंट जसोदाबेन के न्याय के लिए क्यों आवाज़ नहीं उठाती? वो जसोदाबेन जिसका तलाक नहीं हुआ, वो जसोदाबेन जो लंबे समय से अपने पति के से अलग रह रही है, उसकी आवाज़ कौन उठाएगा? उसकी आवाज़ कोई नहीं उठाता। भाई ये पार्लियामेंट उन गरीब हिंदुओं की आवाज़ क्यों नहीं उठाती, जिन गरीब हिंदुओं को कांग्रेस के ज़माने में या दिगर भाजपा की गवर्नमेंट थी उसके ज़माने में 400 का सिलेंडर मिलता था और आज उनको 1100 का सिलेंडर मिल रहा है। 35 रुपये लीटर पेट्रोल देने की बात कही थी और आज वो पेट्रोल 100 के आसपास मिल रहा है। रोजगार नहीं मिल रहा, लट बरस रहा है, गुंडाई हो रही है, मंगलसूत्र जो है चोर छीन छीन के भाग रहे हैं, सोने की चेनें लूट लूट के भाग रहे हैं, इनकाउंटर हो रहे हैं फर्जी। तो भाई उनकी आवाज़ ये क्यों नहीं उठाती सरकार? उन हिंदुओं की आवाज़ क्यों नहीं उठाती है सरकार, जिन हिंदुओं को फुटपाथ को साफ करने के नाम पर पे उजाड़ा जा रहा है? उन हिंदुओं की आवाज़ ये सरकार क्यों नहीं उठाती जिन हिंदुओं को अनऑथराइज कॉलोनी बता करके उनके घरों पर दिल्ली में बुलडोजर चलाया जा रहा है? उन हिंदुओं की आवाज़ क्यों नहीं उठाती? अगर हमारी आवाज़ उठानी है इस सरकार को, तो हमारी आवाज़ को टिकट दे करके पार्लियामेंट में अपनी पार्टी से सांसद बना करके क्यों नहीं भेजती? अगर हमारी आवाज़ उठानी है इस सरकार को, तो हमारी आवाज़ को टिकट दे करके पार्लियामेंट में मुसलमानों को, विधानसभा में मुसलमानों को उत्तर प्रदेश की क्यों नहीं भेजती। वहाँ संख्या हमारी 0 है, तो हम कैसे मान लें हमारी आवाज़ है। हम ये मानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की धन संपत्ति को लूटने के लिए, ज़मीनों को लूटने के लिए ये सारा काम किया जा रहा है। ये तो भड़का रहे हैं ना राहुल अखिलेश, आप आम मुसलमानों को भड़का रहे हैं, कानून के फायदे नहीं बता रहे, बल्कि कमियां गिना रहे हैं। राहुल अखिलेश बिल्कुल मुसलमानों को नहीं भड़का रहे हैं। अगर आज मुसलमानों को लूटने का काम और मुसलमानों को तोड़ने का काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। राहुल अखिलेश तो आईना दिखा रहे हैं कि सरकार, और लड़ भी रहे हैं और खड़े भी हैं मुसलमानों के लिए, पूरी ताकत के साथ खड़े हैं। अब मुसलमानों को सोचना पड़ेगा चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के लिए, ये काले चेहरे जो सफ़ेद कपड़े पहन करके मुसलमानों के दुश्मनों के साथ मिलकर मुसलमानों के दुश्मन हो गए संसद के अंदर, सदन के अंदर, उनको मुसलमानों को पहचानना पड़ेगा। मुसलमानों को लूटने का काम अगर जो किसी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी तो हमारी खुली दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी हर पल चाहती है इस देश के मुसलमानों की कमर तोड़ी जाए, लेकिन उस कमर तोड़ने में, उस डंडे को जो ताकत देने का काम किया है, मैं मानता हूं नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने किया है। आगामी बिहार चुनाव में कहीं ना कहीं माइनॉरिटी और हिंदू लोग मिलकर के नीतीश कुमार ने जो धोखा देने का काम किया है, और नीतीश कुमार तो बार बार धोखा देते हैं, कभी लालू के साथ मिल जाते हैं, कभी जो है भाजपा के साथ मिल जाते हैं। उनके खून के अंदर फितरत है, उनके खून के अंदर, उनके ब्लड में DNA है कि धोखा देने की अपने लोगों को। तो उन्होंने जो जिन मुसलमानों
मुसलमानों की वोट ली, उन्होंने धोखा दे दिया। कल का जो काला दिन है, कल का जो अध्याय है, वो इतिहास के अंदर लिखा जाएगा कि 2 गद्दारों ने, मुसलमानों की वोट लेने वाले गद्दारों ने, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों के सीनों को रौंदते हुए नरेंद्र मोदी के डंडे को ताकत दी। मुसलमानों की संपत्ति, वक्फ की जो संपत्ति अल्लाह के नाम पे दान की जाती है, उस संपत्ति को लूटने की ताकत जो दी है वो नीतीश ने और चंद्रबाबू नायडू ने। दिक्कत क्या है कानून में? आप कानून में ये दिक्कत है कि हमारी संपत्ति है और हम वक्फुल औलाद अल्लाह के नाम पर उसको अपने लोगों के लिए देते हैं, तो उस संपत्ति का अधिकार संवैधानिक रूप से हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये हमारा है। उस बोर्ड के अंदर हमें क्यों गैर मुस्लिमों को दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है और क्यों आ जाएगी ना, चोरी होती है, कसौट होती है, उसमें साफ साफ दिखेगा। सारे बिल बनाने के बाद निष्पक्षता ये थी। पहले जो कानून नहीं था, पहले वक्फ बोर्ड नहीं था, पहले क्या हम कोर्ट में नहीं जाते थे। अब होगा क्या कि कोर्ट में जाने का अधिकार छिन जाएगा। दूसरा, विवादित संपत्ति होने पर संपत्ति छीन लेगी, गवर्नमेंट रख लेगी। ये सारा खेल उद्योगपतियों को देने का है। अगर मुसलमान की संपत्ति थी तो उसको मुसलमान ही इस्तेमाल कर रहा था, उसका फायदा तो मुसलमान को मिल रहा था। लेकिन गवर्नमेंट तो अदानी अंबानी को फायदा देने के लिए, उनको संपत्ति देने के लिए फायदा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी हमारा हमेशा नुकसान करती है। हमें हमेशा कानून के माध्यम से हमें हमारा भला दिखाने के लिए, क्यों किसानों ने क्यों बिल वापस किया, क्यों किसानों ने बिल एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे बताओ क्यों एक्सेप्ट नहीं किया बिल को? तो आप क्या लगता है बड़ा आंदोलन होगा? नहीं, किसानों का बिल था, किसानों के लिए लाया, क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? उसमें भी तो फायदा बताया जा रहा था। 3 तलाक का जो क्यों फायदा बताया गया ना महिलाओं का, 3 तलाक का, या नहीं बताया गया? बताया गया। क्या था 3 तलाक? क्या था 3 तलाक, ये बताओ। मुस्लिम महिलाओं को दर दर भटकने वाला बिल 3 तलाक है। आप समझ नहीं रहे। मुस्लिम महिलाओं के घरों में जो झगड़ा होता था और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मुकदमा होता था, लड़का एड़िए रगड़ देता था जेल के अंदर, जमानत नहीं होती थी 1-1 साल, नॉन बेलेबल धाराएं थी। लेकिन 3 तलाक में 7 साल के नीचे की सजा का प्रावधान करके मुस्लिम लड़कों की जमानत 3-3, 4-4 दिन में हो रही है, 5-5 दिन में हो रही है। और फिर उसके बाद उसका जो फैसला, उसके जो है क्या नाम है कंपोसेशन, ये सारी बात खत्म हो जाती है। लड़के पे मुकदमा हो गया, लड़का 4 दिन में जा करके, नॉन बेलेबल धारा है, पहले तो मुकदमा नहीं होता, अब मुकदमा होता है तो गिरफ्तारी नहीं होती, और गिरफ्तारी होती है तो 4 दिन में डासना जेल से छूट करके वो जो है अपने घर आ जाता है। जब अपने घर आ जाएगा, 3 लड़के में उस जेल से आ जाएगा, फिर वो क्यों उसको पैसा देगा, क्यों पैसा देगा, क्यों बात करेगा? तो मुस्लिम औरतें जो ये बताया गया था 3 तलाक बहुत बड़ा बिल है, 3 तलाक जो है मुस्लिम महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। दर दर की ठोकरें खा रही। जब मैं एक आंदोलन में जेल में था, मुझे इसी केला भट्टा के 3 लड़के मिले कि तलाक देकर के आए हैं, जमानत हो जाएगी, जमानत हो जाएगी। मैंने 3 तलाक का मुकदमा कराया इस गाजियाबाद में, लड़ झगड़ करके। पहला मुकदमा गाजियाबाद के अंदर अगर 3 तलाक का कराया तो मैंने कराया केला भट्टा की इस जस्सीपुरा की चौकी पे। और जब मैंने कहा गिरफ्तार करो तो चौकी इंचार्ज ने साफ मना कर दिया कि 7 साल के नीचे की सजा है, बेलेबल धारा, में गिरफ्तार नहीं करूंगा। और जब गिरफ्तार कराया बड़ी मुश्किल से, लखनऊ के एक अधिकारी से फोन करा करके, तो 3 दिन में जमानत हो गया, आ गया। बुरखा लेके फिरती रहो। हमारी महिलाओं को तोड़ने का काम 3 तलाक के माध्यम से, हमारे घरों को तोड़ने का काम मोदी ने किया। ऐसे ही वक्फ बिल के माध्यम से अगर हमारी जमीनों को छीनने का काम किया जा रहा है तो नरेंद्र मोदी का। जमीन नहीं छीनी जाएगी, निष्पक्षता आ जाएगी और सब कुछ जो है गरीबों में बटेगा। कोई निष्पक्षता नहीं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोई निष्पक्षता नहीं। सब काला काम हो रहा है। अपराधी किस्म के लोग सरकार में बैठे हुए हैं, सब कुछ रात को करते हैं। और रात को करने वालों की प्रवृत्ति आपको पता कैसी होती है। हाथरस की बेटी की चिता जलाई तो रात को जलाई, जज लोया गायब हुए तो रात को गायब हुए। बहुत सारे बिल जो पास कराए, चाहे नोटबंदी हो, वो सारे रात को हुए। रात के काले में बैठ करके किए गए काम कभी सफेद नहीं हो सकते। वो काली मानसिकता के लोग काली होंगे। और मैं तो आपसे एक बात कह रहा हूं, आप पत्रकार हो, आप मुझसे सवाल कर रहे हो, मैं आपको कोई शर्ट दे रहा हूं कि इसको पहन लो, और आप कह रहे हो मैं नहीं पहनूंगा, मुझे पसंद नहीं है, तो क्या जबरदस्ती क्यों पहनाऊं मैं? जब मुसलमान इस देश का ये कह रहा है कि हमें ये बिल पसंद नहीं है, हम इसी वक्फ बिल से, वक्फ बोर्ड से हम संतुष्ट हैं, हमें नहीं चाहिए नया बिल, आप कह रहे हो जबरदस्ती खाओ, जबरदस्ती पहनो, जबरदस्ती जो है बैठो। तो दे दिया ना जबरदस्ती, कहना हमेशा कि मानना पड़ेगा, देश का कानून है, कोई मानने से इनकार नहीं। मैं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, बिल्कुल मानना पड़ेगा और मानेंगे। पहले भी माना था। लेकिन महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर जब एक कानून के बारे में ये कहा कि मेरी कॉन्शियस, मेरा दिल अलाउ नहीं करता कि मैं इस कानून को मानूं और इस कानून के बिलों को मैं फाड़ता हूं, तो मैं नसीम खान जब इस बिल के विरोध में हूं, इसका इंप्लीमेंट जरूर होगा,
लेकिन हम इस बिल को नहीं मानते हैं, ये हमारे पे थोपा गया है, इस बिल को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और कल हमारे नेता ने सदन के अंदर इमरान मसूद ने साफ साफ कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम नरेंद्र मोदी के इस वक्फ संशोधन बिल को, काले बिल को, जो मुसलमानों को मान्य नहीं है, हम इसको पलट देंगे, इसको उखाड़ देंगे, इसको फेंक देंगे, हम इस बिल को पसंद नहीं करेंगे। उसी पर प्रतिक्रिया दी, हमेशा गुस्से में मानना तो पड़ेगा। मैं कह रहा हूं मानना सरकार का बिल है, आप इंप्लीमेंट करो। आप झुग्गियां तोड़ते हो ना, मानते हैं कि नहीं लोग? मानते हैं ना, तोड़ते हो निकलते हैं, लेकिन आत्माएं बद्दुआ देती हैं। इसीलिए आपकी 242 आई, इसीलिए आई ना, 450 नहीं आई। अब क्या आंदोलन होगा क्या बड़ा? बिल्कुल, जो भी हमारे सांसद, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जो भी तय करेंगे, और इस देश का मुसलमान, इस देश के जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, देवबंद मदरसा है, जो भी इस बिल के विरोध में तय किए आंदोलन तय करेंगे, मेरे जैसे हजारों नौजवान मुसलमान अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। अब हम इस सरकार से नहीं डरेंगे, इस सरकार के काले कानूनों के खिलाफ खड़े होंगे। और संघर्ष में मुसलमानों से भी इस बात को कहना चाहता हूं, किसान आंदोलनों से सीख रहे, जब किसान सड़क पर बैठा रहा और सैकड़ों किसानों की शहादत हुई, तो वही किसान बिल जो नरेंद्र मोदी लाया था, उसी बिल को वापस नरेंद्र मोदी को करना पड़ा। लेकिन चिराग पासवान, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये 4 चेहरे, इन पे क्या करें? ये चारों मुसलमानों के, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे आपके जयंत चौधरी हो, चाहे आपके जो है और दिगर नेता हों जो भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, लेकिन इन चारों की राजनीति, इनके पास जो सीटें हैं वो मुसलमानों की वोट लेकर के सीटें हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इन चारों को मुसलमान पहचाने। इनके प्रदेशों में पश्चिम उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो जाटों से मोहब्बत रखता है, वो जयंत चौधरी की दुश्मनी और उसकी नफरत दिल में रख के इन चारों के चारों प्रदेश में मुसलमान इनके खिलाफ वोटिंग करे। ये मोदी से खतरनाक दुश्मन है, मोदी हमारे सामने खुला दुश्मन है। ये वो गद्दार हैं जो साथ रह करके, ये वो गद्दार हैं जो साथ रह के, बगल में रह करके, और जब फायदा उठाना होता है तो बगल में आते हैं और मीठा मीठा बोलते हैं, और जब फायदा उठा लेते हैं ध्यान से सामने आकर के पीठ पे खंजर भोंकने का काम करते हैं। ऐसे नेताओं को, चाहे वो कांग्रेस के अंदर हो, चाहे वो जो है कांग्रेस से बाहर हो, चाहे वो दूसरी पार्टी के हो, चाहे निचले स्तर पे, जिला और महानगर के स्तर पे, चाहे वो हमारे साथी हों, ऐसे नेताओं को पहचाने जो पोस्ट के चक्कर में, जो पदों के चक्कर में, जो सांसदों के चक्कर में, जो विधानसभाओं में, सदन में अपना आदमी पहुंचाने के चक्कर में, जब मतलब होता है गिड़गिड़ा के घुटनों के बल आते हैं और मुसलमानों का सहारा लेते हैं, और जब कामयाब हो जाते हैं फिर उन्हीं की कमर पे छुरा भोंकने का काम करते हैं। ऐसे काले और ऐसे दोगले खून वाले नेताओं को पहचान करके ऐसे लोगों को सबक इस कौम के लोगों को सिखाना चाहिए। अच्छा, लास्ट में क्या हो सकता है, राज्यसभा में भी कोई चांस है क्या? ये मुझे लगता है, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, सदन के राज्यसभा में मेरी आवाज पहुंच रही हो आपके माध्यम से, मैं सभी सांसदों से अपील करना चाहता हूं, ये मुसलमान आपसे ये कहना चाहते हैं, हम इस देश के शहरी हैं, हमने इस देश को आज़ाद कराने में भूमिका निभाई है, हमने इस देश के गांधी को अपना माना है, नेहरू को अपना माना है, हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना माना है, आज़ाद भगत सिंह को अपना माना है, हमने मुगलों को अपना नहीं माना। मैं सारे राज्यसभा सांसदों से अपील करना चाहता हूं, इस बिल के विरोध में वोटिंग कर करके इन मुसलमानों को अपना होने का प्रमाण